नमस्कार मित्रों। मित्रों, हम लोगों ने वर्ग कुंडलियों की एक श्रृंखला शुरू की थी। वर्ग कुंडलियां, जिसमें हमने D2 चार्ट पढ़े थे, D3 चार्ट पढ़ा था और D4 चार्ट। D2 चार्ट जिसे होरा चार्ट भी कहते हैं और D3 चार्ट जिसे देशकाण चार्ट भी कहते हैं और D4 चतुर्थांश चार्ट पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पंचमांश चार्ट। पंचमांश चार्ट के बारे में मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीका बताती हूँ। जैसे हमें पता ही है कि एक राशि क्या होती है। एक राशि का मान 30 डिग्री होता है। तो हमें पंचमांश कुंडली बनानी है, तो हम 30 को 5 से भाग कर देंगे। तो 5 छंग 30, तो 6 डिग्री। तो प्रत्येक भाग जो हुआ पंचमांश कुंडली में 5 भाग बनेंगे, क्योंकि 5 पंच मतलब 5। तो प्रत्येक भाग जो होगा 1 2 3 4 और 5 6 डिग्री का हो जाएगा। तो पहला भाग हो जाएगा 0 से 6 डिग्री तक, दूसरा 6 से 12 डिग्री तक, फिर 12 डिग्री से 18 डिग्री तक, 18 डिग्री से 24 डिग्री और 24 डिग्री से 30 डिग्री तक के ये 5 भाग बन जाएंगे। अब जैसे हमने ये D2 चार्ट में जाना था कि कुंडली के सेकंड हाउस के कारक तत्वों को ये कैरी करते हैं, को डीप में पता लगाना हो, सेकंड हाउस के कारक तत्वों को डेप्थ में पता लगाना हो, तो हम D2 चार्ट को देखते हैं। इसी तरह से थर्ड हाउस के लिए क्या देखते हैं, D3। और फोर्थ हाउस के लिए हम पता लगाते हैं D4 चार्ट से। अब बात आती है कि पंचमांश कुंडली को कैसे देखा जाए। सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहती हूँ कि हम जब भी पराशर ज्योतिष पढ़ते हैं तो उसमें षोडश वर्ग आते हैं, और पराशर ऋषि ने षोडश वर्गों में पंचमांश कुंडली को शामिल नहीं किया है। ठीक है। तो फिर हम पंचमांश कुंडली कैसे बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, इसको आप देखिए। पंचमांश कुंडली बन तो सकती है। एक बुक है ताजिक नीलकंठी। ताजिक नीलकंठी, उसमें श्री नीलकंठ ने पंचमांश कुंडली के बारे में कहा है कि पंचमांश कुंडली बनाई जा सकती है। अब बनाई कैसे जाएगी वो हम अभी मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे बनाई जाएगी, इसके नियम क्या है। लेकिन समझने की बात ये है मेनली यहाँ पर कि क्या ये फिफ्थ हाउस के कारक तत्वों को कैरी करेगी। लेकिन फिफ्थ हाउस से तो हम संतान देखते हैं, और संतान के लिए हमें पता है कि D7 कुंडली बनाई जाती है। तो फिर फिफ्थ हाउस के कौन से कारक तत्वों को पंचमांश कुंडली दर्शाती है, सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए। देखिए, पंचमांश जो है वो पंचम भाव का ही विस्तारक है। पंचमांश पंचम भाव का ही विस्तारक है, विस्तार पूर्वक बताता है। लेकिन यहां ये संतान, मित्र या मनोरंजन नहीं बताता। क्या नहीं बताता? संतान नहीं बताता, मनोरंजन और मित्र नहीं बताएगा। तो फिर क्या बताएगा? पंचमांश कुंडली क्या बताने चाहती है? ये बताती है देवोपासना के बारे में।
मंत्र जाप के बारे में, और आध्यात्मिकता के बारे में। ठीक है। किसी का रुझान देवोपासना, मंत्र जप या आध्यात्मिकता में कितना होगा, इसके बारे में पंचमांश कुंडली से विचार किया जाता है। धर्म, सदाचार और नैतिक मूल्य हम पंचमांश कुंडली से देखते हैं। इसी के साथ साथ ईश्वर की कृपा, ईश्वरीय कृपा, दैवीय शक्ति, दैवीय शक्ति कितना प्राप्त कर पाएंगे, ये सब चीजें हमें पंचमांश कुंडली बताती है। अब पंचमांश कुंडली को कैसे बनाना है, हमें ये तो समझ आ गया कि हमने 30 डिग्री को 5 भागों में बांटना है। देखिए, वर्ग कुंडलियों को बनाने की एक तरीका होता है। वर्ग कुंडलियों को आवृत्ति के आधार पर भी बनाया जाता है। कुंडलियों को आवृत्ति के आधार पर भी बनाया जाता है। आज हम ये जो पंचमांश कुंडली बनाएंगे, पंचमांश चार्ट बनाएंगे, ये हम आवृत्ति के आधार पर बनाएंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने एक कुंडली ले ली है, और आवृत्ति के आधार पर पहले भाग लिख देंगे। तो जैसे हमने कहा था कि पहला भाग 0 डिग्री से 6 डिग्री तक होगा, दूसरा 6 डिग्री से 12 डिग्री तक, तीसरा 12 से 18 डिग्री, फिर 18 डिग्री से 24 डिग्री पांचवा, और आखिरी होगा 24 डिग्री से 30 डिग्री तक। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है 12 राशियां होती है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 राशियां के नंबर यहाँ लिख दिए। ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम जो पहला भाग है, मेष राशि में अगर कोई ग्रह है और वो पहले भाग में ही है तो वो वहीं से पे आएगा। दूसरे भाग में है तो वृषभ राशि में आएगा। तीसरे भाग में है मेष राशि का, मतलब डिग्री वाइज आप देखते जाइएगा कि मेष राशि में कोई ग्रह बैठा है और वो 12 से 18 डिग्री के बीच है, तो वो मिथुन राशि में आएगा। फिर कर्क राशि का भाग बनेगा। इसी तरह से हम नंबर को आगे बढ़ाते जाएंगे। इसको कहते हैं आवृत्ति के आधार पर निर्धारण करना। ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अब देखिए, ये जो कुंडली हमने बनाई हुई है साथ में, अब इसकी हम पंचमांश कुंडली तैयार करेंगे। देखिए, एक चार्ट बना लेती हूँ मैं यहाँ पर खाली। ये D1 चार्ट बना हुआ है आपकी आंखों के सामने।
इसी चार्ट के बेसिस पर हम इसका पंचमांश चार्ट तैयार करते हैं, जिसे बोलेंगे हम D5। ये है D1। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, लगन का निर्धारण करेंगे। तो लगन धनु लगन है, तो धनु लगन कितने डिग्री का, 19 डिग्री का। कौन से भाग में आता है 19 डिग्री, 1 2 3 4 5, पांचवें भाग में। तो धनु लगन का 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो क्या कौन सी राशि आ रही है, वृश्चिक राशि। तो D5 कौन सी राशि के बनेंगे, लगन हो गया वृश्चिक राशि का, ठीक है। अब ग्रहों को बिठाते हैं। सबसे पहले बुध देव सबसे पहले इधर 11 नंबर राशि में बैठे हैं और 18 डिग्री के हैं। तो 18 डिग्री के, हम ये मान लेते हैं कि 18 डिग्री 3 मिनट के हैं, क्योंकि 18 क्लैश हो रहे हैं ना यहाँ पे तो अंतिम 18 है और यहाँ पे। तो इसका मतलब हो गया कि वो चौथे भाग में आ जाएंगे। तो कुंभ राशि में चौथे भाग में कौन सी राशि आई, तो यहाँ पर कन्या राशि में बुध देव आ गए। इसी में ही कुंभ राशि में ही 15 डिग्री के शुक्रदेव हैं। तो ये कौन सी राशि में आए, सिंह राशि में। तो शुक्रदेव को सिंह राशि में दे दिया स्थान। मीन राशि में 2 डिग्री के सूर्य देव हैं, तो 8 नंबर राशि में सूर्य देव आ गए। 1 नंबर राशि यानी कि मेष राशि में 4 डिग्री के गुरुदेव हैं, तो ये मेष में ही आएंगे। गुरुदेव को मेष राशि दे दिया। केतु देव 23 डिग्री के हैं मेष में, तो 23 डिग्री कौन से भाग में आता है, चौथे में। तो कर्क राशि में आ जाएंगे। केतु देव को कर्क राशि दे दिया। इसी तरह से मंगल देव जो 8 डिग्री के हैं, कौन सी राशि में, मिथुन राशि में 8 डिग्री के, तो ये दूसरे भाग में आ जाएंगे, यानी कि मीन राशि में। तो मीन राशि में मंगल देव। अब आगे देखिए, कर्क राशि में शनि देव 2 डिग्री के। तो कर्क राशि में शनि देव 2 डिग्री के, तो कर्क में ही रहेंगे। तो शनि देव आ गए कर्क में, ठीक है। अब चंद्रदेव कन्या राशि में। चंद्रदेव 13 डिग्री के कन्या राशि में, तो कन्या राशि में 13 डिग्री कौन से भाग में आएगी, तीसरे भाग में। तो ये कर्क में आ गए, तो चंद्रमा भी यहाँ आ गए, ठीक है। तो इस तरह से हमने D5 चार्ट तैयार कर लिया। अब बात आती है कि हम इसको पढ़ें कैसे, अब इसका फलित कैसे करें। देखिए, जो भी दी पंचमांश बनाने के नियमों में हमने आवृत्ति के आधार पे पंचमांश बनाने के, आवृत्ति के आधार पे हमने चार्ट तैयार कर दिया है, पंचमांश कुंडली। अब हम ये बताएंगे कि प्रत्येक भाव को कौन से देवता को दिया गया है। जो पहला भाग है वो अग्नि देवता के सुपुर्द है। कौन से देवता, अग्नि देवता। दूसरा भाग दिया गया है भूदेवी को। तीसरा भाग दिया गया है वायु देवी को, वायुदेव, वायुदेव को। नेक्स्ट दिया गया है वरुण देव को, और फिर दिया गया है विष्णु। तो
तो अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो पंचदेव जो हमारे पंच महाभूत हैं उनको कंट्रोल करने वाले, अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल और आकाश, गुरु। ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए कौन सा ग्रह कितना आध्यात्म प्रदान करने की क्षमता रखता है। अगर कोई ग्रह 0 से 6 डिग्री के बीच में है, जैसे यहाँ पे गुरुदेव या शनि देव या सूर्य देव, यहाँ देख रहे हैं, इनको अग्नि देवता का आशीर्वाद प्राप्त है क्योंकि ये 0 से 6 डिग्री के बीच में है। ठीक है ना। फिर 6 से 12 वाले जो हैं, जैसे मंगल देव, केवल एक मंगल देव हुए ना, इनको भूदेवी, भूदेवी का आशीर्वाद प्राप्त है। 12 से 18 वाले जैसे ये चंद्रमा और शुक्रदेव, वायुदेव का आधिपत्य है। और साथ में 18 से 24 वाले जैसे केतु देव, इसमें राहु देव यहाँ आएंगे ना। ठीक है। तुला राशि में राहु देव, हमने इनको नहीं विराजमान किया। राहु देव तुला राशि में 23 डिग्री के 1 2 3 4 मकर राशि में आएंगे। मकर राशि में राहु देव, ठीक है, 23 डिग्री के हैं। तो 23 डिग्री के होने के कारण वरुण देव को इनको सौंपा गया है। ठीक है। तो 24 से 30 वाला यहाँ पर कोई भी ग्रह नहीं है। बुध देव को चेक कर लेते हैं। वरुण देव की जिम्मेदारी में बुध देव आते हैं। अब देखिए इसके सूत्र क्या है, विश्लेषण के सूत्र क्या होंगे। हमने D5 बना रखा है यहाँ। ठीक है। हमें ये तो पता चल गया अध्यात्म में रुचि को देखने के लिए, हमें ये देखने के लिए कि व्यक्ति को कितना आध्यात्मिक स्तर प्राप्त होगा। देखिए लिखा है ना, देवोपासना, मंत्र जप, आध्यात्मिकता, धर्म, सदाचार, नैतिक मूल्य, ईश्वरीय कृपा, दैवीय शक्ति। इसका पता हम लगाते हैं D5 चार्ट से। ठीक है ना। अब देखिए, अब इसमें क्या है, ये आपको ये समझ आ गया कि हमने किस किस का स्वामित्व हमें प्राप्त है, इससे पता चलता है। अब इसमें एक नियम आता है कि लग्न व लग्नेश का संबंध सूर्य, चंद्र या गुरु अर्थात सात्विक ग्रहों से होने पर जातक विवेकी, उदार, परोपकारी और धार्मिक प्रकृति का संत या महात्मा होता है। लग्न व लग्नेश का संबंध, देखिए यहां लग्न क्या बना D5 में। अगर हम पहला रूल पढ़े हैं, इसका रूल पढ़ने पर यह पता चलता है कि अगर लग्न और लग्नेश का संबंध सूर्य से आ जाए, चंद्रमा से आ जाए, गुरु से आए, ये सात्विक है ना, सात्विक ग्रह है। अगर सात्विक ग्रहों से आ जाए तो जातक क्या होता है, विवेकी, उदार चरित्र वाला, परोपकारी और धार्मिक प्रकृति का संत महात्मा होता है। अभी आप कहेंगे यहाँ तो मंगल की राशि है, तो मंगल की राशि है अगर, तो उसमें सूर्य बैठे हैं। भाव में क्या है, भाव में सूर्य है। और सूर्य क्या कर रहे हैं, इनको सात्विकता प्रदान कर रहे हैं।
और इनके जो लग्नेश है वो गुरु की राशि में बैठे हैं, और मंगल के साथ उनका एक्सचेंज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि लग्नेश भी शुभ हो गए। अगर ऐसा ना हो, ये चीज ना आए, मतलब संबंध किससे आ जाए, बुध से, शुक्र से, किसका, लग्न या लग्नेश का, तो व्यक्ति राजसी बनता है। आध्यात्मिक ना होके कैसा हो जाएगा, राजसिक हो जाएगा। भोगी भी होगा ना, राजसी है तो भोगी भी होगा। ठीक है। और अगर मंगल या शनि से संबंध आ जाए, या राहु से संबंध आ जाए, तो मानसिक असंतुलन के कारण धर्म व समाज विरोधी आचरण भी कर सकता है। अब यहाँ पे मंगल की राशि है, लेकिन मंगल के ऊपर कृपा हो गई गुरु भगवान, गुरुदेव की। मंगल खुद गुरु की राशि में बैठ गए, और गुरु ने मंगल के साथ एक्सचेंज कर लिया, तो गुरु का आशीर्वाद मंगल को प्राप्त हो गया। तो समाज विरोधी आचरण तो ये नहीं करेंगे। ठीक है। अब अगर यहाँ पर एक और चीज इन्होंने बताई है कि अगर लग्न लग्नेश का संबंध शनि राहु से हो, खासकर शनि और राहु ही बोला है, तो व्यक्ति जो है वो तंत्र मंत्र या जादू टोना या भूत प्रेत वाले कृत्यों में लेता है इंटरेस्ट, और दुखी रहता है। ठीक है। ऐसे में वो दुखी रहता है। यहाँ पे मंगल का जिक्र नहीं आया, किसका आया है, केवल शनि और राहु का। ठीक है। तो मेनली लगन को, D5 के लगन को देखकर ही बहुत सारी बातें समझ जानी चाहिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज इन्होंने बहुत सुंदर बताई है, कहा है कि सबसे पहले हमने लगने लगन को देख लिया, लगनेश को देख लिया पहले भाव में। पहले भाव में सात्विकता दिखती है। दूसरे भाव को अगर हम देखें तो यहां से हमें पता चलता है कि हमारा ये, क्योंकि कुटुंब का है ना, ये भाव क्या कहलाता है, कुटुंब भाव। तो कुटुंब कितना सात्विक या कुल परंपरा, उपासना उपासक होगा धर्म कार्य में, या ये सब होगा। तो अगर गुरु की राशि है, गुरुदेव देख रहे हैं अपनी राशि को नवम दृष्टि से, तो ये समझ जाना चाहिए कि परिवार भी, इस जातक का कुटुंब भी धार्मिक आध्यात्मिक रहा होगा। तीसरे भाव में देखिए, तीसरे भाव में मकर राशि में राहु है, तो राहु जो है वायु तत्व है। तो तीसरा भाव जो होता है वो भजन कीर्तन, एक्चुअली कम्युनिकेशन का है ना। तो आप धर्म में कम्युनिकेशन को कैसे जोड़ोगे, कीर्तन। जब चैतन्य महाप्रभु की कुंडली देखते हैं तो उसमें थर्ड हाउस को देखिएगा कभी। ठीक है। तो कम्युनिकेशन है ना, कम्युनिकेशन कैसा, कम्युनिकेशन धर्म का कम्युनिकेशन, तो यानी कि कीर्तन, तीर्थ यात्राएं, छोटी यात्राएं भी तो है थर्ड हाउस, तो तीर्थ यात्राएं। ठीक है। धर्म के लिए शारीरिक पराक्रम करना, तो यहाँ पे राहु का वायु तत्व है, तो यानी कि इस जातक का भजन वजन गाने में काफी इंटरेस्ट होगा। फोर्थ हाउस में देखिए शनि की राशि है, और कोई दृष्टि शुक्रदेव की शुभ दृष्टि आ रही है, और कोई दृष्टि को अगर हम समझें तो यहाँ पर फोर्थ हाउस में देखिए धर्म और आध्यात्म से मिलने वाली प्रसन्नता और सुख संतोष को ये घर दिखाता है। क्योंकि ये सुख का घर है ना, तो धर्म से मिलने वाले सुख को दर्शाएगा। ठीक है। अब पंचम भाव बुद्धि विवेक को दर्शाता है। बुद्धि विवेक और ज्ञान, धार्मिक ज्ञान को बढ़ाने वाला, विवेकशीलता। ठीक है। छठे भाव से क्या देखेंगे, धर्म का ध्यान।
वैसे छठा भाव षड रिपुओं का होता है। षड रिपुओं का होता है। तो क्या षड रिपुएं इस जातक के धर्म में बाधा बनेंगी? कोई विघ्न आएगा? तो यहाँ मंगल के साथ इनका संबंध आ रहा है, राशि परिवर्तन आ रहा है, तो नहीं होना चाहिए। सप्तम भाव जो होता है वो दूसरों के सहयोग का भाव होता है, तो पब्लिक इमेज का भी होता है। तो क्या पब्लिक इनको धर्म में सपोर्ट करेगी? तो यहाँ अगर देखा जाए तो केंद्र का स्वामी केंद्र में ही है, ठीक है ना। तो पब्लिक सपोर्ट ऐसे देखा जा सकता है। तो पब्लिक में जाकर क्या इन्हें अपने धर्म को निभाने का मन करता होगा? यहाँ पर ये समझने की जरूरत है। देखिए, पब्लिक, पब्लिक को कैसे देखते हैं? सेवेंथ हाउस से। सेवेंथ का लॉर्ड अपनी शत्रु राशि में बैठा है, तो ये थोड़ा सा इनको, ये जिसकी भी कुंडली है, इनको पब्लिक में अपने धर्म को निभाना थोड़ा सा ये सब कम अच्छा लगता होगा, ठीक है ना। आठवें भाव से देखें तो आठवां भाव क्या होता है? ये साधना का है, समाधि, समाधि का भाव बुध की राशि है, और बुध अपनी ही राशि में, तो समाधि से लाभ ले रहे हैं, एक दो तीन चार, अपने से चौथे बैठ के अपने ही मूल त्रिकोण राशि में उच्च के होकर बैठ गए, ठीक है। तो इन्हें एकांत में समाधि जैसी स्थिति को प्राप्त करना अच्छा लगता होगा। अब बात आती है गुरु के प्रति स्नेह। तो चंद्रमा स्वराशि के हैं, तो ये गुरु के प्रति स्नेह को दर्शाता है, गुरु भक्ति। इसी के साथ तीर्थ स्थान या तीर्थवास, तो शनि और केतु का यहाँ हो जाना बताता है कि तीर्थ यात्राओं में थोड़ा सा नहीं जाना चाहते होंगे, लेकिन गुरु के प्रति पूरा स्नेह इनका दिखाई देता है। केतु भी शुभ ग्रह हैं, मोक्ष के कारक हैं, अध्यात्म के कारक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई संशय नहीं है कि गुरु के प्रति प्रेम है कि नहीं है। अब बात आती है 10वें घर में। ये आध्यात्म के क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा या सफलता की प्राप्ति। तो यहाँ पर इनके स्वामी तो लगन में ही बैठ गए, इस भाव के स्वामी लगन में है, और शुक्रदेव एक शुभ ग्रह है यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है। अब 11वें भाव को देखें तो देवोपासना का है, मंत्र जप से वांछित लाभ, एक्चुअली ये लाभ है ना, लाभ भाव। तो किस चीज से लाभ लेना है? धर्म से। धर्म यानी कि देवोपासना, ठीक है। मंत्र जाप, क्या मंत्र जाप से लाभ मिलेगा? तो यहाँ पे उच्च के बुध का बैठ जाना 100% बताता है कि हाँ, पूजा उपासना में से इनको लाभ मिलता है। अब 12वें भाव को देखिए। 12वें भाव जो मूल त्रिकोण राशि है शुक्रदेव की, शुक्रदेव इस भाव से दशम एकादश होकर बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो ये वाला घर होता है 12th हाउस, ये धर्म आध्यात्म के कार्य से विचलित होना या योग भ्रष्ट या आकांक्षा संभावना रहती है, ऐसा दिखता है क्या? तो यहाँ शुक्र का यहाँ पर, वैसे तो 11वें अपने से 11वें होके बैठे मूल त्रिकोण राशि, लेकिन शत्रु राशि में बैठने का मतलब है कि हाँ, थोड़ी इरेगुलरिटी तो रहती होगी, थोड़ा सा कहीं ना कहीं विचलित अवस्था दिखाई देती है। तो आशा है आपको D5 बनाना आ गया होगा, और D5 से कैसे आप किसी जातक के धार्मिक प्रवृत्ति का, देवोपासना, मंत्र जाप, सदाचार आदि का अवलोकन करेंगे, ये चीज आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।